अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हैं आप लोग स्टूडेंट्स? चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन, लास्ट टॉपिक, सम कॉमन डिजीज़ ऑफ न्यूट्रिशन। ये सम कॉमन डिजीज़ परटेनिंग टू न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ कॉमन डिजीज़ हैं। बेसिकली ये 7 डिजीज़ हैं, लेकिन हम स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ डिस्पेप्सिया, बदहज़मी क्या होती है, फूड पॉइजनिंग, हैज़ा हो जाना जिसको कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ओबेसिटी, मोटापा, ये भी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, ठीक है ना, मोटापा, ओबेसिटी। और फाइनली अल्सर, मैदे का अल्सर जिसे आप कहते हैं पेप्टिक अल्सर। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्पेप्सिया। स्टूडेंट्स पेप्सिन से लफ्ज़ निकला है, पेप्सी, ये एक सॉफ्ट ड्रिंक है, पेप्सी पेप्सिन से निकला है। और डिस्पेप्सिया बदहज़मी को कहते हैं। इनकम्प्लीट या इम्परफेक्ट डाइजेशन इज़ कॉल्ड डिस्पेप्सिया। बहुत से लोगों को डिस्पेप्सिया का प्रॉब्लम होता है। इनकम्प्लीट और इनपरफेक्ट डाइजेशन, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही, इसको बोलते हैं डिस्पेप्सिया। बेसिकली डिस्पेप्सिया प्रॉपरली कोई डिजीज़ नहीं है, ये अदर डिजीज़ की सिम्टम है। ये दूसरी जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं उनकी ये अलामात में आता है। इसकी कैरेक्टराइजेशन क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलता है कि इस बंदे को डिस्पेप्सिया का इशू है? एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट के अंदर ऐसे डिस्कम्फर्ट फील होता है, इजी फील नहीं होता, ठीक है जी। उसके बाद फ्लैटुलेंस, ऐसे फूला फूला सा महसूस होता है, खाना खाने के बाद यूँ लगता है जैसे पेट ज़्यादा फूल गया है। उसके बाद हार्ट बर्न, इधर सीने में जलन महसूस होती है, ये भी डिस्पेप्सिया की एक अलामत है। नाउजिया, नाउजिया का मतलब होता है मतली महसूस होना, ऐसे लगता है जैसे वॉमिट होने लगी है। और वॉमिटिंग, बाज़-औक़ात वॉमिट भी हो जाती है, ये इसकी अलामात है, ठीक है जी। ये बाज़-औक़ात इर्रेगुलर हो सकती है। इरेगुलर मीन ऐसे नहीं है कि रेगुलरिटी के साथ हो, वीक में ट्वाइस या थ्राइस, ठीक है ना, या फिर मंथ में ट्वाइस थ्राइस हो सकती है, ये इरेगुलर भी हो सकती है। और इसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता। स्पेसिफिक पैटर्न मीन कि ये सारी अलामात शो होंगी और एक ख़ास खाने के बाद होगी। जिन लोगों को डिस्पेप्सिया का इशू होता है उनको ओवर ईटिंग से भी हो सकता है, स्पेसिफिक फूड जैसे मीट खा रहे हैं या मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, या कोई भी और रीज़न हो सकती है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें वजह क्या है? फॉल्टी स्टमक, आपका स्टमक सही काम नहीं कर रहा, गैस्ट्रिक जूस प्रॉपर नहीं है, गैस्ट्रिक जूस की वर्किंग ठीक नहीं है, और इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम भी हो सकता है, यानी इंटेस्टाइन ड्यूडिनम के अंदर जो बाइल जूस आ रहा है वो प्रॉपर नहीं है, वो सफिशेंट नहीं है, वो इनसफिशेंट है, या अदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग नाम से ज़ाहिर है फूड का पॉइजनड हो जाना, फूड का पॉइजन हो जाना। इनडाइजेशन ड्यू टू टॉक्सिसिटी, हम फूड पॉइजनिंग को डिफाइन करते हैं इनडाइजेशन ड्यू टू टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक सब्सटेंसेस। स्टूडेंट समझ आई? इसकी कॉमनिस्ट, फूड पॉइजनिंग की कॉमनिस्ट काज क्या है? सम टाइम ऐसा होता है आपने खाना खाया और रात के वक्त आपको वॉमिट शुरू हो गई, आपको डायरिया हो गया, पेचिश लग गया, या कोई और प्रॉब्लम हो गया मैदे में, स्टमक पेन या एब्डोमिनल पेन, ठीक है ना, डिस्कम्फर्टेबल, नाउजिया ऐसे महसूस होने लग गया, दिस इज़ फूड पॉइजनिंग। बच्चों, इसकी सबसे कॉमन, इसकी आम वजह क्या है? 2 बैक्टीरिया हैं, सैल्मोनेला और कैम्पाइलोबैक्टर। ये आपकी फूड में थे, आपने जिस फूड को कंज्यूम किया उसमें सैल्मोनेला और कैम्पाइलोबैक्टर थे। उन बैक्टीरिया ने आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर दिए, उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस ने फूड पॉइजनिंग काज कर दी। बेस्ट स्टूडेंट समझ आए? ये जो दोनों बैक्टीरिया हैं, सैल्मोनेला, कैम्पाइलोबैक्टर, ये कैटल, चिक और डक्स की इंटेस्टाइन में नॉर्मली सर्वाइव करते हैं और उनमें फूड पॉइजनिंग काज नहीं करते। अगर आपने इन जानवरों का गोश्त अनकुक्ड या प्रॉपरली कुक्ड नहीं था खा लिया, सही पका हुआ गोश्त नहीं था, कच्चा गोश्त था, अभी सही मतलब गला हुआ नहीं था, वो खा लिया, या आपने अनपास्चराइज्ड मिल्क इस्तेमाल कर लिया, कच्चा दूध पी लिया, ज़ाहिर है कैटल के दूध में ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया उन कैटल्स में रिजाइड करते हैं। तो आपने दूध पी लिया बिना पास्चराइज क्या होता है? ये कड़ा हुआ दूध जिसे कहते हैं, बॉयल्ड मिल्क, ठीक है ना। पास्चर ने जो मेथड बताया था वो आपने खा लिया, तो उसके अंदर ये आपकी बॉडी के अंदर चले गए स्टूडेंट्स, ये आपकी बॉडी में चले गए, और उससे क्या हुआ? इन्होंने आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस किए, उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस ने आपकी फूड को पॉइजन कर दिया। बच्चों, डिफॉरेस्टेशन, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने मीट फ्रीज़ किया होता है, जैसे कुर्बानी का गोश्त हम रेफ्रिजरेटर्स में रखा हुआ है और महीने बाद फिर उसे डीफ्रॉस्ट करते हैं, ठीक है, उसकी फ्रोज़न फार्म ख़त्म कर दें। डीफ्रॉस्टेशन के दौरान उसके अंदर सैल्मोनेला प्रेजेंट है, उससे जो लिक्विड निकलता है ना, जब आप डीफ्रॉस्ट करते हैं फ्रोज़न मीट को, तो वो जो लिक्विड है दैट कंटेन सैल्मोनेला,
और वो लिक्विड अगर आपके फूड में चला गया या यूटेंसिल्स घरेलू बर्तन जो हैं खाने पकाने के उनमें उनके साथ लग गया तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके वो सैल्मोनेला टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करेंगे, ड्यू टू विच यू विल बिकम वीक। बच्चों, फूड पॉइजनिंग की एक सीवियर शक्ल है जिसे बाटुलिज्म कहते हैं। बड़ी हैरानी की बात है, अक्सर लोगों को आपने तो हैजा होया बंदा मर गया। व्हाट इज़ बाटुलिज्म? दिस इज़ द सीवियर टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग, वेरी सीवियर मीन्स बहुत शदीद है। इसकी रीज़न है क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम, एक बैक्टीरियम है जिसकी वजह से इसको नाम बाटुलिज्म का दिया गया है। बैक्टीरियम का नाम क्या है? क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम, ये साइंटिफिक नेम है, ठीक है, क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम। ये जो कैंड या प्रिजर्व्ड फूड होती है, बस हम फूड्स खरीदते हैं ना, जैसे आपने पिकल्स अचार ख़रीदा या आपने कोक या पेप्सी का टिन पैक ख़रीदा, वो पता है सील्ड फूड होती है। ये इस कैनिंग के दौरान या सीलिंग के दौरान प्रॉपर नहीं थी और इसके अंदर ये बैक्टीरियम चला गया। बच्चों, बाटुलिज्म की वजह से आपका नर्वस सिस्टम डिसअपीयर हो जाता है, मींस के इस इम्पेयर हो जाता है, ये नॉर्मली काम नहीं करता। जब नर्वस सिस्टम नॉर्मली काम नहीं करता तो इसकी वजह से आपको हार्ट पैरालिसिस हो सकता है, आपको हार्ट फेल हो सकता है, और रेस्पायरेशन पैरालिसिस भी हो सकता है, रेस्पायरेटरी पैरालिसिस हो सकता है, यानी आपकी सांस जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। जाहिर है जब नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम में चला जाएगा तो ठीक है जी। बाटुलिज्म की जो शुरुआती अलामात होंगी वो सबसे पहले तो आपको फैटीग, थकान महसूस होगी, डिजीनेस, आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, डबल विजन, आपको दो नज़र आना शुरू हो जाएंगे, हेडेक, सर दर्द शुरू हो जाएगा, फिर नाउजिया, जैसे दिल ख़राब होना शुरू हो जाएगा, फिर वॉमिट, डायरिया, इसकी अलामात हैं, और फाइनली आपका नर्वस सिस्टम क्रैक कर जाएगा, आपका हार्ट फेल हो सकता है। ये है बाटुलिज्म, यानी सीवियर फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट टॉपिक ओबेसिटी, मोटापा। इसको मदर ऑफ डिजीज़ कहा जाता है। मैं एंड पे बताऊंगा इसको मदर ऑफ डिजीज़ क्यों कहते हैं। उम्मुल अमराज, ये बीमारियों की माँ है मोटापा, ओबेसिटी। बच्चों, ओबेसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट इन योर बॉडी इज़ कॉल्ड ओबेसिटी। और इसकी काजेज़ क्या हैं? टू मच ईटिंग, ओनली काजेज़ टू मच ईटिंग। असल में आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट, जब आप छोटे बच्चे होते हैं ना, आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि आपकी ग्रोथ होनी है, आप बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं, मीन्स दौड़ते रहते हैं छोटे बच्चे, फिजिकल वर्किंग है, तो आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। लेकिन जब आप एडल्ट हो गए, अब आपकी बॉडी नीड कम है क्योंकि आपकी ग्रोथ हो चुकी है। नाउ योर बॉडी इज़ नॉट ग्रोइंग, योर बॉडी इज़ नॉट बीइंग बिल्ड, सो यू नीड लेस फूड। एडल्ट होने के बाद फूड की कम ज़रूरत होती है, लेकिन आप उसी हिसाब से, उसी तनासब से खा रहे हैं, तो फिज़िकल वर्क है कोई ना आपका, तो आप टू मच फूड खा रहे हैं और उसे कंज्यूम नहीं हो रही, तो वो जो एक्स्ट्रा एक्सेसिव कैलोरीज़ हैं या फूड है वो आपकी बॉडी में फ़ैट की शक्ल में स्टोर हो जाएगी। बच्चों, कहानी ये है कि हमारी बॉडी में ये फ़ैट कैसे स्टोर होते हैं, क्यों स्टोर होते हैं? स्टोर इसलिए होते हैं कि वो सरप्लस हैं, वो इजाफी हैं, आप कंज्यूम नहीं कर रहे, खा बहुत ज़्यादा रहे, कर कुछ नहीं रहे, फिजिकल वर्किंग नहीं है आपकी, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप वॉक नहीं करते, आप खेलते नहीं हैं, आप चलते फिरते नहीं हैं, आपकी जॉब या आपका काम ऐसा है जो जहाँ पे हाथ पांव से काम ज़्यादा नहीं करना पड़ता, तो क्या होगा? वो एक्सेसिव फूड जो है वो आपके एडिपोज टिश्यू में, व्हाट इज़ दिस एडिपोज टिश्यू? बच्चों, ये एक कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल है। कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म है एडिपोज टिश्यू। ये ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर फैट्स के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जाके साइटोप्लाज्म में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, फिर ये छोटे ड्रॉपलेट्स जुड़ के एक बड़ा ग्लोब्यूल बनाते हैं और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को साइड पे धकेल देते हैं। तो वो जो सेल्स का ग्रुप है उसे आप एडिपोज टिश्यू कहेंगे, जिसके अंदर फैट स्टोरेज हो चुका है। अक्सर हम कहते हैं फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एडिपोज टिश्यू। वो एडिपोज टिश्यू कहाँ पे ज़ख़ीरा होता है? वो आपकी स्किन के नीचे, आपके किडनीज के इर्द और ख़ास तौर पे आपके एब्डोमन के आगे, जो लोगों के पेट निकले होते हैं, ठीक है, वो एडिपोज टिश्यू है बेसिकली, वो फैटी टिश्यू है। फैट स्टोर हो गए तो उसकी वजह से वो लोगों का पेट बढ़ गए और ये प्रॉब्लम है एक। बच्चों, एक और वेरिएशन अमंग पीपल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जितना भी खा लें वो मोटे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग हैं थोड़ी सी ओवर ईटिंग करना शुरू कर दें तो वो ओबीज़ हो जाते हैं। ओबीज़ मीन मोटा। इसकी रीज़न क्या है? देखें, ये हार्मोनल प्रॉब्लम है, जेनेटिक इशू है। कुछ लोगों ने ऐसे हार्मोन इनहेरिट किए हैं अपने पेरेंट्स से जो स्मार्टनेस के हैं, वो जितना भी खा लें उनका मेटाबॉलिज्म फास्टर है, उनके अंदर वो फूड एनर्जी की शक्ल में यूटिलाइज हो जाएगी, एक्सेस फैट की शक्ल में स्टोर ही नहीं होगी और वो ओबीज़ नहीं होंगे। लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा ओवर ईटिंग या एक्सेस फूड लेना शुरू करें तो दे बिकम ओबीज़। वाई? बिकॉज उनके हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इस तरह के हैं कि वो फैट को स्टोर करना
शुरू कर दें। वैसे वो लोग इतने एक्टिव नहीं होंगे, स्लगिश, लेज़ी, काहिल होंगे, लेकिन वो ओबीज़ भी होते चले जाएंगे। अच्छा, मैंने कहा इसको मदर ऑफ डिजीज़ कहा जाता है। जो लोग ओबीज़ होते हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारियां होती हैं बच्चों, जिसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर क्यों? क्योंकि उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्क्वीज़ हो जाती हैं, इर्द गिर्द फैट स्टोर होता है, फैट डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स मतलब तंग हो जाती हैं, जिससे ब्लड का प्रेशर उनके ऊपर बढ़ जाता है। ज़ाहिर है प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। जितनी उसका होस बारीक होता चला जाएगा ब्लड वेसल का, उसके ऊपर प्रेशर पड़ना ज़्यादा होता चला जाएगा, राइट। हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, ज़ाहिर है जब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और दूसरा ब्लड वेसल स्क्वीज हो रही हैं, उनके ऊपर दबाव बढ़ रहे हैं, तो हार्ट को प्रॉब्लम होती चली जाएगी, हार्ट को ज़्यादा ज़ोर से पंप करना पड़ेगा और बिल आकर हार्ट डिजीज़ पैदा हो जाएंगी। बच्चों डायबिटीज़ मिलाइटिस भी इन लोगों को ज़्यादा होती है। व्हाट इज़ डायबिटीज़ मिलाइटिस? शुगर, जिसे ज़ियाबितस भी कहते हैं। ये लोग शुगर के जल्दी शिकार हो जाते हैं जो ओबीज़ होते हैं। रीज़न क्या है? उनका जो बीटा सेल्स हैं, उनके आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन, पैंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स हैं, जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, वो भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। बच्चों स्टमक के इश्यूज़ भी रहते हैं ऐसे लोगों को। आपने देखा कि ओबेसिटी इज़ अ डिसऑर्डर ड्यू टू विच these all disorders are produced. So this is rightly said to be mother of diseases. Mother of disease क्यों? Because it produces, it give birth to other diseases, right? Finally last topic है बच्चों अल्सर, जिसे आमतौर पर मैदे का अल्सर कहते हैं। हमें मालूम है कि हमारे मैदे और हमारे इंटेस्टाइन की अंदर वाली दीवार के ऊपर म्यूकस लेयर होती है। वो किस लिए? ताकि जो पेप्सिन है स्टमक के अंदर या ट्रिप्सन है स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडिनम के अंदर, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, वो स्टमक और इंटेस्टाइन की वाल्स जो कि प्रोटीन के नेचर हैं, जो कि प्रोटीन की बनी हुई हैं, उनको डाइजेस्ट ना कर दें, तो उसके लिए म्यूकस लेयर होती है। किसी वजह से एक्सेसिव गैस्ट्रिक जूस पैदा होने की वजह से या किसी और वजह से वो म्यूकस लेयर अगर डिस्टर्ब हो जाए या उतर जाए या ख़त्म हो जाए, तो अब आपके प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम स्टमक वाल या इंटेस्टाइनल वाल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे और बहुत सवीयर शक्ल में स्टमक के अंदर एक होल पैदा हो जाएगा, एक सुराख पैदा हो जाएगा, जिससे आपके डाइजेस्टिव कंटेंट्स बॉडी कैविटी के अंदर यानी स्टमक से बाहर भी आ सकते हैं और बाज़ औक़ात इससे डेथ भी हो सकती है। बच्चों म्यूकस लेयर जो है वो ब्रेक्स अवे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं दे स्टार्ट कंज्यूमिंग और डाइजेस्टिंग द वॉल्स ऑफ स्टमक एज वेल एज इंटेस्टाइन। बच्चों ये 3 तरह का अल्सर हो सकता है। पेप्टिक अल्सर स्टमक के अल्सर को कहते हैं, क्योंकि स्टमक में पेप्सिन होता है, पेप्सिन से वर्ड निकला है पैप्टिक, पैप्टिक लफ्ज़ स्टमक के लिए इस्तेमाल। पैप्टिक अल्सर स्टमक अल्सर हो सकता है, ये एसोफेजियल अल्सर भी हो सकता है, एसोफेगस को प्रॉब्लम, ये इंटेस्टाइनल अल्सर भी हो सकता है, इंटेस्टाइन को भी हो सकता है, बाज़ का तोल प्रोड्यूस हो जाता है। इसकी काजेज़ क्या हैं? देखें, इसकी एक मेन काज है एक्सेस गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैदा होता है, और गैस्ट्रिक जूस बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्यों पैदा होता है? आप स्मोकिंग करते हैं, समझ आई? स्मोकिंग से आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो म्यूकस लेयर है वो डिस्टर्ब हो सकती है। स्पाइसी फूड, आप चटपटी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, आप बिरयानी लेने जाए तो चटपटी दीजिएगा, आप शवारमा या बर्गर या कुछ भी फास्ट फूड लेने जाए ज़रा स्पाइसी बनाइएगा, स्पाइसी मीन चटपटी, ज़रा मिर्ची ज़्यादा डालिएगा, तो उससे आपकी म्यूकस वाल डिस्टर्ब हो सकती है। अल्कोहलिक बेवरेजेस, ये जो बेवरेजेस बच्चे होते हैं मशरूबात, ये जो आप कोक है, पेप्सी है या इस तरह की, हमारे सर थे एक, वो कहते थे वो बोतल जिसे आप खोलें तो उसके अंदर शू की आवाज़ आए, दैट इज़ सॉफ्ट ड्रिंक, दैट इज़ बेवरेज, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर स्टमक और डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना? अच्छा, कॉफ़ी, आप चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, इसके अंदर कैफ़ीन होती है, दैट इज़ डिफ़िकल्ट, दैट इज़ मीन्स। उसके बाद स्ट्रेस, आप स्ट्रेस में रहते हैं ना जब, तो आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। स्ट्रेस, यू ऑलवेज लिव इन अ काइंड ऑफ स्ट्रेस, मीन्स आपके ऊपर प्रेशर है, बेचैनी है, परेशानी है, उदासी है, मायूसी है ना? क्या कहते हैं, मायूसियाँ समेट कर सारे जहाँ की, जब कुछ ना बन सका तो मेरा स्टमक बना दिया। स्टमक है, ये दिल है मुनव्वर, जब कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया। कुछ ऐसे शोरा तबीयत के लोग होते हैं, हर वक्त उदास रहते हैं ना बेसबब, तो फिर उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 12 टाइटल इज़ न्यूट्रिशन इज़ कंप्लीट ओवर हियर। वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 13 रेस्पिरेशन फ्रॉम टुमारो इंशाल्लाह। तो ये 4 डिजीज़ हैं, 3 डिजीज़ जो हैं वो उन्होंने आपके स्मार्ट सिलेबस से माइनस कर दिए हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो यंग लड़कियों का प्रॉब्लम है, बुलिमिया नर्वोसा जो कि बूढ़ी लड़कियों का प्रॉब्लम है, ठीक है, बूढ़ी को आप लड़की कह रहे हैं, भाई लड़की कह सकते हैं, और पाइल्स जो है ना वो एक प्रॉब्लम है जिसको बवासीर भी कहते हैं। वो 3 डिजीज़ नहीं है, सो हमने नहीं डिस्कस की। हमने डिस्कस किया डिस्पेप्सिया, फूड पॉइजनिंग,
ओपेसिटी एंड अल्सर। एनी कन्फ्यूजन? नो सर। थैंक यू वेरी मच।